चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। आर यू ऑल रेडी? से यस और नो। क्या आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। इनकी सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों टाइप्स के सारे एग्जाम्पल या तो सेल्फ से खत्म होते हैं या सेल्फ से। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या तो उनके लास्ट में सेल्फ आता है या उनके लास्ट में सेल्फ आता है। इन्हें पहचानने का सीधा तरीका, अब सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड अगर वर्ब के साथ आए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, और अगर वो सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो एम्फेटिक होता है। जैसे मैं कहूं आई माई सेल्फ टीच ऑल माई क्लासेस, तो इस माई सेल्फ को इंग्लिश एम्फेटिक कहेगी। इस माई सेल्फ को इंग्लिश एम्फेटिक कहेगी। लेकिन अगर सेंटेंस बनाया जाए शी हैंग्ड हर सेल्फ, क्या सेंटेंस बनाया? शी हैंग्ड हर सेल्फ। तो ध्यान से देखो, हैंग जो है यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के साथ जब ये शब्द आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। जब ये एम्फेटिक बनेंगे ना बेटा, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आएंगे, एकदम चिपक के। पर जब रिफ्लेक्सिव होंगे वर्ब के बाद आने चाहिए, कहीं भी थोड़ी दूरी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साथ होना जरूरी नहीं है। पर ये निश्चित है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए वर्ब के बाद और एम्फेटिक होने के लिए सब्जेक्ट के बाद। अब बात ये आती है कि मैम एग्जामिनर कैसे पूछेगा, पेपर में कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो ध्यान से सुनो, इसके क्वेश्चन 3 बेसिस पे बनते हैं। बेस नंबर 1, बच्चे को यह पता होना चाहिए कि सेल्फ इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए लगता है और सेल्फ इंग्लिश में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगता है। जहां पे भी आप किसी एक की बात कर रहे हैं आप सेल्फ का यूज करें। जैसे मैं शी की बात कर रही थी तो मैंने हर सेल्फ लगाया, आई की बात कर रही थी तो माई के साथ सेल्फ लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होता तो मैं क्या लगाती? सेल्फ्स लगाती। पर इस कॉन्सेप्ट में भी बच्चे से कुछ गलतियां होती हैं। जैसे बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर बर्ड की बात हो रही है तो बर्ड ही या शी नहीं होते, बर्ड इट होते हैं। और सिंगुलर बर्ड है तो क्या आएगा? इट सेल्फ आएगा। जैसे नेहा शी है, ऐसे ही गर्ल लिखोगे तो वो भी क्या है? शी है। जैसे बर्ड इट है, ऐसे ही डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे कॉमन जेंडर होते हैं और सबके लिए इट लगता है। कॉमन जेंडर क्या होता है? ऐसी चीजों का नाम जिन्हें देख के ये पता ना लगे कि बात मेल की हो रही है या फीमेल की, उन्हें कॉमन जेंडर्स कहा जाता है। तो कॉमन जेंडर होता है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों को दिखा देता है, मेल को भी और फीमेल को भी। टीचर कॉमन जेंडर होता है, मेल को भी दिखा देता है और फीमेल को भी। तो जहां पे भी आप यूज करें कॉमन जेंडर आप इट से लगाएं। अब बच्चे से दूसरी गलती होती है प्लूरल नाउन के केस में। जैसे उसने लिख दिया गर्ल्स, तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या कर देते हैं? गर्ल के लिए हर सेल्फ्स कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये सीखा है कि मैम ने कहा था प्लूरल होगा ना तो सेल्फ्स होगा। बिल्कुल सेल्फ्स होगा, पर हर का भी तो प्लूरल होगा, और हर का प्लूरल होता है देयर। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो सकती हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो ये टाइप बहुत आसान है कि सेल्फ वहां लगाओ जहां सब्जेक्ट सिंगुलर, सेल्फ्स वहां लगाओ जहां सब्जेक्ट प्लूरल। क्या हमें बात समझ में आई? अगर पहली बात समझ में आ गई है तो थम्स अप डालो, मैं दूसरी बात सिखा रही हूं। कभी भी आप इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड से स्टार्ट ना करें, शुरू ना करें। ये एक ऐसी चीज है जो आपको खूब खूब सुनने को मिलेगी। लोग बोलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जबकि ग्रामेटिकली ट्रेडिशनली नियम क्या कह रहा है कि इन शब्दों को सेंटेंस के शुरुआत में कभी भी मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्या कारण है? गलत क्यों है? इतने सारे लोग तो बोलते हैं, लगभग सब बोलते हैं माई सेल्फ दिस 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 और शुरू हो जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन देना, है ना? तो गलत क्यों है मैम? ये मतलब ग्रामर इतनी हटके क्यों है? ग्रामर इतनी अलग क्यों है?
ग्रामर तो सेम है बेटा सबके लिए, और कोई इन नियमों को बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वहां पे रूल को ध्यान रखे बिना बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने का मतलब फ्लुएंसी से कनेक्ट किया गया है, करेक्टनेस से नहीं। जबकि ग्रामर का फोकस सहीपन पर ज्यादा होता है, यानी ग्रामर को चाहिए कि सब कुछ ठीक अकॉर्डिंग टू द रूल। जबकि स्पोकन कहता है सामने वाले को समझ में आना चाहिए, एक आधा रूल ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। इसलिए आपको स्पोकन में बहुत बार माई सेल्फ से लोग इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाई देंगे, पर मैंने तो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए। तो वहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड से सेंटेंस कभी भी शुरू नहीं होता। और इसका कारण अभी तो सिखाया 2 मिनट पहले कि रिफ्लेक्सिव ये तब होते हैं जब ये वर्ब के बाद हो, एम्फेटिक ये तब होते हैं जब ये सब्जेक्ट के बाद हो। तो अगर हम उन्हें लाइन के शुरू में लगा देते हैं ना, तो ना तो ये वर्ब के बाद रहते ना सब्जेक्ट के बाद, जिस वजह से इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। क्योंकि ग्रामर कहती है सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में से कुछ होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए वर्ब के बाद होना चाहिए, एम्फेटिक होने के लिए सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा कहीं भी लगाओगे तो ग्रामर के नियम के अनुसार वो गलत है। तो फ्रेंकली और स्ट्रेटली अगर मैं कहूं, तो आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं और माई सेल्फ बोल रहे हैं, तो ग्रामर के हिसाब से तो वो भी गलत है। पर क्योंकि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है, इसलिए ये चीज चलती जा रही है। पर एग्जाम में या रिटन में अगर कभी भी आपको माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू होता दिखेगा, तो पक्का एरर वहीं पे है। माई सेल्फ नहीं, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, किसी से भी गलत है वो। आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्शन नहीं लिख सकते हो आप, समझे। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है जहां से एरर बन सकता है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में काम आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के, यहां से, तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं, जैसे आस्क, अलाउ, एब्सेंट, एंजॉय, प्रेजेंट। जो पीडीएफ मैंने आपको दी है ना, उसमें ये लिखे हुए हैं। एब्सटेन, रेस्ट्रेन, रिफ्रेन, परमिट, अवेल, एक्वेट। गुड। अब सीखो रूल क्या है। देखो, एक्वेट का मतलब होता है आजाद कर देना, छोड़ देना किसी को। आस्क होता है पूछना, अलाउ होता है परमिशन देना, एब्सेंट गायब हो जाना, एंजॉय मजे करना, सबसे ज्यादा ये आता है। परमिट अनुमति देना, अवेल उपलब्ध होना, प्रेजेंट उपस्थित होना, एब्सटेन, रेस्ट्रेन, रिफ्रेन, तीनों का मतलब होता है रोकना, खुद को किसी बुराई से रोकना। जैसे दोस्त सिगरेट पी रहा है, कह रहा है तू भी लेगा, आप कह रहे हो नहीं, आपने क्या कर रहा है, अपने आप को पीछे कर लिया उस बुराई से। इस सेंस में आते हैं एब्सटेन, रेस्ट्रेन और रिफ्रेन। अब ध्यान से देखो, आस्क के ऊपर एक्वेट, ACQUIT, आजाद कर देना, छोड़ देना। ACQUIT, एक्वेट, बरी करना कहते हैं शुद्ध हिंदी में। ये वर्ब्स जहां भी आएंगी, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ब्स जहां भी आएंगी, अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे तो पक्का रिफ्लेक्सिव ऐड होगा। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा तो पक्का रिफ्लेक्सिव ऐड होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो रिफ्लेक्सिव ऐड नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो रिफ्लेक्सिव ऐड नहीं होगा। समझ गए? यानी सेल्फ और सेल्फ वाला वर्ड तब लगाना है इनके बाद जब इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इनके पास अपना ऑब्जेक्ट है तो सेल्फ और सेल्फ वाला वर्ड नहीं आएगा। एक बात। अब बात ये है मैम पता कैसे लगाएं कि ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब मेरे को तो ऑब्जेक्ट पहचानना भी नहीं आता। कोई ऐसा बच्चा मुझे सुन रहा है जो कह रहा है जी मेरे को तो ऑब्जेक्ट पहचानना भी नहीं आता, तो ध्यान से सुनो। अगर आप इन वर्ब्स के बाद किसी प्रेपोजिशन को देखो, टू,
एट, इन, ऑन, बाय, बिहाइंड, बिसाइड, फॉर, आफ्टर, बिफोर, सारे के सारे ये प्रेपोजिशन है। अगर इनके बाद में प्रेपोजिशन आ गई ना, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं तो प्रेपोजिशन नहीं लेती। जब ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं तो ये प्रेपोजिशन को नहीं रखती, और अगर ये प्रेपोजिशन को रख रही हैं यानी इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। समझे? अब बिल्कुल सीधी भाषा में बताऊंगी, ध्यान से सुनना। इन वर्ब्स के बाद अगर प्रेपोजिशन है तो रिफ्लेक्शन भी आएगा, अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। प्रेपोजिशन है तो रिफ्लेक्शन भी है, प्रेपोजिशन नहीं तो रिफ्लेक्शन भी नहीं। कैसे? मैंने कहा आई enjoyed the party, I enjoyed in the party, I enjoyed the party, I enjoyed in the party। आप मुझे ये बताओ कहां पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए और कहां पे नहीं होना चाहिए? बताओ कहां पे सेल्फ वाला वर्ड ऐड करूं और कहां पे नहीं करूं? देखो यहां पे प्रेपोजिशन है यानी रिफ्लेक्शन भी आएगा। यहां क्योंकि प्रेपोजिशन है इसलिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, माई सेल्फ। प्रेपोजिशन नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। यानी पहला सेंटेंस सही है, आई एंजॉयड द पार्टी, दूसरा होना चाहिए आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। समझे? आओ कुछ क्वेश्चंस दिखाते हो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के। ये रहा, बताओ कहां पे सेल्फ वाला वर्ड हटेगा, कहां पे लगेगा? हाँ जी। द टीचर एब्सेंटेड देयर सेल्फ फ्रॉम। अब ये फ्रॉम कह रहा है कि रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए, है ना, पर टीचर सिंगुलर है, एक है, तो टीचर देयर नहीं हो सकता, टीचर होगा इट। तो क्या लग गया? इट सेल्फ। हर सेल्फ इज अ टीचर, हर सेल्फ से लाइन शुरू नहीं हो सकती, शी इज अ टीचर लिखो या शी हर सेल्फ इज अ टीचर लिखो। दे एंजॉयड देमसेल्व्स। अब ये जो इन है ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन लगेगा और दे के हिसाब से देम और सेल्फ से लगेगा, तो ये नो एरर था। इक्वेट योर सेल्व्स लाइक मैन। अब ये जो योर शब्द होता है ना ये दोनों काम करता है, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। तो इसके साथ हम सिंगुलर पोजेशन भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल हमें इसे नो एरर करना पड़ेगा। वी सेल्डम सी आर सेल्व्स। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वी के लिए आर ही होना चाहिए और वी प्लूरल है तो सेल्व्स ही होना चाहिए, ये भी नो एरर है। समझे? ये लो, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, बस वो करना है। यहाँ पे देखो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, सही लगाया या गलत, चेक करो। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, चेक करो। आओ, टाउन के लिए इट सेल्फ ही होना चाहिए यानी ये सही है। शी के लिए हर सेल्फ होना चाहिए यानी कि ये भी सही है। आई के लिए माई सेल्फ होना चाहिए यानी कि ये भी सही है। पर दे के लिए देयर तो ठीक है पर सेल्व्स होना चाहिए, सेल्व्स, क्योंकि दे प्लूरल है। ऑथर के लिए हिम तो सही है पर सेल्व्स प्लूरल है, क्या होना चाहिए? सेल्फ होना चाहिए, सेल्व्स की जगह सेल्फ होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 नो एरर थे, 2 में ही एरर थे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है इनमें से।